दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, चाइना में मुसलमानों के ऊपर हद से ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। एक थ्योरी ये भी कही जाती है कि ये चाइना कर रहा है, इसी वजह से चाइना में इस्लामिक टेररिज्म ना होने के बराबर है। और जिस हिसाब से इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म हम यूरोप अमेरिका में बढ़ते हुए देख रहे हैं, दूसरे इस्लामिक देशों में भी देख रहे हैं, जैसे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ पे इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो लोग ये थ्योरी दे रहे हैं कि चाइना ये सही कर रहा है, लेकिन बहरहाल एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मैं ये कहता हूँ कि ये भी एक जुल्म है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये बनता है कि दुनिया खामोश क्यों है। देखें, ये मस्जिद को किस तरह मॉडिफाई किया गया है। मस्जिद में जो आर्किटेक्चरिंग होती है मस्जिद की, उसमें गुंबद होता है, डोम और मीनारा होता है। ये हर मस्जिद का लाजमी हिस्सा होता है। चाइना में ये जो आपके सामने दो मस्जिदें मैंने रखी हैं, लेफ्ट पे काले गुंबद वाली जो मस्जिद है, उसके गुंबद को चाइनीज़ स्टाइल में चेंज कर दिया गया, मीनारा गायब कर दिया गया। नीचे की जो दो तस्वीरें हैं, इसमें जो मस्जिद थी सफ़ेद गुंबद वाली, 3 गुंबद वाली, उसके 5 गुंबद वाली, उसके गुंबद तोड़ दिए गए और चाइनीज़ स्टाइल में बना दिए गए, मीनारे गायब हैं। तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ आर्किटेक्चर हो रहा है। हज़ारों मुसलमानों को, लाखों मुसलमानों को उगर में रिफॉर्म सेंटर कहते हैं, हम उसको कंसंट्रेशन कैंप कहते हैं। उनमें उनको बाकायदा फिजिकल मेंटल टॉर्चर किया जाता है, इनको री एजुकेशन किया जाता है, और ये सिलसिला कई सालों से जारी है। और पहले ये था, फाइनेंशियल टाइम्स की ये रिपोर्ट है, पहले ये था कि लगता था कि ये सिर्फ जिंगजियांग उगर ईस्ट तुर्किस्तान जिसको कहते हैं, असल इसका नाम ईस्ट तुर्किस्तान था जब ये ओटोमन एम्पायर का हिस्सा था। बाद में ये चाइना के कब्जे में चला गया, तो इसका नाम चाइना ने जिंगजियांग रखा। इसके लोगों को उगर कहते हैं, ईस्ट तुर्किस्तानी हैं। पहले ये ख्याल था कि चाइना ये सारा इस्लाम के ऊपर जो मॉडिफिकेशन और जो इनकी री एजुकेशन और इनके ऊपर जो एट्रोसिटीज़ कर रहा है वो सिर्फ जिंगजियांग में है। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अब ये पूरे चाइना में फैला दिया गया है, और पूरे चाइना में जहाँ जहाँ मुसलमान आबादियाँ हैं वहाँ पे मस्जिदों को री मॉडिफिकेशन करके री आर्किटेक्ट किया जा रहा है। उसमें से इस्लामिक जो शेप है वो ख़त्म किया जा रहा है, लोगों को बाकायदा एजुकेट किया जा रहा है, इनको कुरान री मॉडिफाई करके इनको पढ़ाया जा रहा है, और इस्लाम के जो बेसिक इनकी जो प्रैक्टिसेस हैं जैसे नमाज, रोज़ा, इनसे दूर किया जा रहा है। मोहम्मद नाम नहीं रखने दिया जा रहा, दाढ़ी, बुरके, इस सब पे पाबंदी है। इवन कई केसेस में ये भी बताया गया है कई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि इनको ज़बरदस्ती पोर्क खिलाया जाता है और वाइन पिलाई जाती है। ये सारा पूरे चाइना में फैल गया है। मेरा सवाल यह है कि पहले ज़रा ये अवैसी को सुने। ये फिलिस्तीन यहाँ जिंदाबाद बोलने से क्या होता है? ओवैसी जाए और हमास का साइड लेके वहाँ लड़े, गाजा में चला जाए, कहाँ यहाँ हल्ला गुल्ला करते रहता है? ओवैसी का जिम्मेदारी बनता है, अगर तुम फिलिस्तीन जिंदाबाद लिखा है तुम अभी जाओ गाजा में जाओ। यहाँ क्या हैदराबाद में बिरयानी खा के कहाँ यहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद करते? अब आप ये देखें कि ये भाई साहब फलस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। इसको बगल में चाइना, फलस्तीन तो तुमसे हज़ारों मील दूर है, बगल में चाइना के मुसलमानों की हालत पे रहम नहीं आता। तुम्हारे अपने भारत का हिस्सा हुआ करता था बलोचिस्तान, केपीके, सिंध, वहाँ के मुसलमानों पे रहम नहीं आता, वहाँ के लिए कभी आवाज़ नहीं उठा सकते तुम यमन के मुसलमानों के लिए आवाज़ नहीं उठाते। गजा में तो कितने मारे गए? 10,000, 15,000। सीरिया, लीबिया, इराक में मिलियंस मारे गए, तुमने कभी उन पर आवाज़ नहीं उठाई।
तो तुम्हारे चेहरे पे ये जो हिपोक्रेसी की निशानी है ना, मैं इसको हिपोक्रेसी की निशानी, हालांकि दाढ़ी तो रोहित शर्मा की भी है, कोहली की भी है, सब कुछ है, लेकिन वो शरई दाढ़ी नहीं है। ये जो शरई दाढ़ी रख के, टीका लगा के, टोपी पहन के, ऊंची शलवार बांध के जो निकलते हैं ना, ये टोटली ड्रामा है, ढकोसला है, ये हिपोक्रेट्स हैं। ये अवैसी ने कभी इन लोगों के लिए, इन मुसलमानों के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? क्योंकि ये पॉलिटिकल नारा है। बलोचिस्तान के लिए आवाज़ उठाएगा तो ये पीछे जो हज़ारों जाहिल जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं ना, वो नहीं लगाएंगे। जो बिकता है वो बेच रहे हैं। बिकता है इस वक्त फ़लस्तीन, तो फ़लस्तीन बेच रहे हैं। तुम अगर इतने ही गैरतमंद हो तो आवाज़ उठाते हैं कि भाई 7 अक्टूबर को हमास ने भी गलत किया था, लेकिन नहीं, हमास तुम्हारी आइडियोलॉजी से मैच करता है। क्योंकि हमास हुआ, अवैसी जैसे लोग हुए, ये इस्लाम को यूज़ करके टेररिज्म करते हैं, टेररिज्म को प्रोमोट करते हैं। तो अजीज दोस्तों, चाइना के ऊपर कभी कोई आवाज़ नहीं उठाता, ना पाकिस्तान उठाएगा, ना इंडिया के मुसलमान, ना बांग्लादेश, ना सऊदी अरब, ना तुर्की। ये तुर्की का खलीफा बैठा हुआ है अरबगान, अपने आप को खलीफा समझता है। पूरी दुनिया के मुसलमानों का दर्द इसके जहन में, दिल में है। कभी चाइना के लिए इसका दर्द नहीं उठा? चाइना के मुसलमानों को ये के मुसलमान नहीं समझता? तो ये बड़ा जुल्म है, लेकिन इनकी हिपोक्रेसी की कोई इंतहा नहीं है। अजीज दोस्तों, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने बिलाल करीम, जो कि इनका डेप्यूटी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को वहाँ पे स्पोक्स पर्सन कहते हैं इस वक्त, क्योंकि तालिबान एक आफ्टर ऑल है तो गैर कानूनी सरकार ना, बंदूक के जोर पे आके कब्जा करके बैठ गए ना। यू कैन नॉट से कि ये अफगानियों की आवाज़ है। अफगानी नहीं, ऐसी शरीयत नहीं चाहते, स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट अफगानी है, ऐसी शरीयत नहीं चाहते। लाखों अफगानी अमेरिका, यूरोप में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, वो कोई इस्लामिक शरिया को फॉलो नहीं करते। ये तो तालिबान ने ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। तो अब बिलाल करीमी, जो कि डेप्यूटी स्पोक्स पर्सन था तालिबान सरकार का, उसको चाइना में तालिबान का एम्बेसडर बनाया गया है। ये पहला एम्बेसडर है जो कि एक्सेप्ट किया गया है पूरी दुनिया में तालिबान का। चाइना ने उसके क्रेडेंशियल एक्सेप्ट कर लिए हैं, इसलिए कि ऑलरेडी चाइना का एक एम्बेसडर अफगानिस्तान में पिछले कई माह से काम कर रहा है। ऑलरेडी चाइना ने अपना एम्बेसडर वहाँ पे बनाया था। ऑल्दो कि चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने ये जब सवाल किया गया उनसे, तो उन्होंने इसका जवाब दिया है कि हम अभी अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को अफगानिस्तान की ऑफिशियल सरकार नहीं मानते। हालांकि ये भी एक हिपोक्रेसी है कि आप फिर उनका एम्बेसडर कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं जब आप उनको अफगानिस्तान की लेजिटिमेट सरकार नहीं मानते। उसने कहा हम अफगानिस्तान की लेजिटिमेट सरकार तालिबान को इसलिए नहीं मानते कि तालिबान ने अफगानिस्तान में कोई पॉलिटिकल सिनारियो अभी तक नहीं बनाया, कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है वहाँ पे। एक तालिबान है, बस वही रूल कर रहे हैं, और जो उनके साथ है वो सही है, जो इनके साथ नहीं है वो गलत है। तो ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं। हालांकि चाइना में खुद एक कम्युनिस्ट पार्टी का सिस्टम है और बाकी कोई नहीं है। चाइना में कौन सी ओपोजिशन है? चाइना तो इतना दुनिया का खतरनाक थियोक्रेसी है, इतना दुनिया का खतरनाक डिक्टेटोरियल रूल है चाइना में कि वहाँ तो फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर गायब हो जाते हैं। वहाँ तो चाइना का सबसे अमीर आदमी जैक मा गायब हो जाता है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हिसाब किताब ही नहीं है, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। वहाँ पे तो डंडे का जोर है। कम्युनिस्ट पार्टी ने जो कह दिया, शी जिनपिंग ने जो कह दिया, सो वो चल गया। वो कह रहा है कि तालिबान वहाँ पे कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं ला रही। खुद तुम्हारे चाइना में क्या है? इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोई ऐसा भी ह्यूमन राइट्स का सिस्टम नहीं है। अफगानिस्तान में काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, इसके बाद वी विल एक्सेप्ट तालिबान एज ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो अजीज़ दोस्तों, ये सब हिपोक्रेसी है, वरना खुद अपना एम्बेसडर अफगानिस्तान में भेजना, तालिबान का एम्बेसडर एक्सेप्ट कर लेना, दैट इज़ हिपोक्रेसी। इसलिए कि अफगानिस्तान में रॉ मटेरियल की भरमार है,
लिथियम, यूरेनियम और पता नहीं क्या क्या ज़मीन के नीचे दबा हुआ है। जंगों की वजह से वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन सही मानों में ना हो सकी। अमेरिकन रूल था तब अमेरिका वहाँ पे इलीगल एक्सप्लॉयटेशन करता था, लेकिन वो उसकी एक लिमिट होती है, क्योंकि आजकल के ज़माने में टेक्नोलॉजी इतनी हाई है कि फ़ौरन चीज़ें एक्सपोज हो जाती हैं। तो अब बड़े पैमाने पे एक्सप्लॉयटेशन के लिए चाइना ललचा रहा है कि मैं किसी तरह अफ़गानिस्तान के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके थोड़ा हिस्सा इलेजिटिमेट तालिबान को दे दूं और बाकी हिस्सा इलेजिटिमेट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को मिल जाएगा। अजीज दोस्तों, चाइना के अपने इकोनॉमिक हालात बहुत ख़राब हैं। मूडी जो कि रेटिंग एजेंसी है, उसने चाइना को नेगेटिव रेटिंग दे दी है पहली बार। इसकी वजह यह है कि चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, वो बहुत ही कम हो गया है और चाइना के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अजीज़ दोस्तों, चाइना का जो इकोनॉमिक बबल जो मैं अरसे से आपके सामने रख रहा था कि फटने वाला है, तो वो फट रहा है। इसकी वजह यह है कि चाइना का एक आर्टिफिशियल इकोनॉमिक ग्रोथ था। एक तो चाइना की छोटी इंडस्ट्री, घर घर की इंडस्ट्री, एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट से एप्पल और दूसरी कंपनियां वहाँ पे वो कर रही थी, जिससे चाइना को बहुत बूस्ट मिला। दूसरा, चाइना का जो नकली माल है, जो दूसरों की कॉपी करके इनकी हुवाई और पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां हैं जो मोबाइल और दूसरी दुनिया भर की चीज़ें बनाते हैं नकल करके, वो सस्ते दामों की वजह से चलता था। लेकिन एक मिसाल है कि इस दिवाली में चाइना में भारत में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स कई लाख करोड़ का नुकसान हुआ है चाइनीज़ उनको। पिछले 3-4 साल से, जब से ये गलवान वाला वाक़या हुआ है, इसके बाद से भारत में चाइना का माल बहुत ही कम बिकने लगा है और चाइना की जो ट्रेड थी उसको असर पड़ा है। इसी तरह कोविड के बाद दुनिया भर में चाइना के ऊपर ट्रस्ट फैक्टर बहुत बढ़ गया था और ट्रस्ट कम हो गया था कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बेकार हैं। दूसरा, चाइना का जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट था वो रियल इस्टेट में था। बिल्डिंगें, बड़े बड़े घर बना दिए। जितनी चाइना की आबादी नहीं, इतना घर बना दिए इन्होंने। क्योंकि एक मिसाल है कि एक घर में अगर 4 आदमियों की फैमिली रहती है या 6 आदमियों की फैमिली रहती है, तो आधे से ज़्यादा जो घर बनाए वो खाली पड़े हैं और अब वो नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट होती है। आप कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, वो एक प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट होती है। आप कोई कंपनी बनाते हैं, कोई ट्रेडिंग करते हैं, कोई फार्मिंग करते हैं, ये सब कंट्रीब्यूटिंग प्रोडक्शन होती हैं इससे। लेकिन ये जो रियल इस्टेट में आपने घर बना दिए, अब अगर आपके पास घर बेचने के लिए कोई आदमी ही नहीं है, कोई ख़रीदने के लिए आदमी ही नहीं है, तो फिर आप कहाँ से वो इन्वेस्टमेंट इनकी ज़ाया हो रही है। चाइना अपने लोकल इन्वेस्टमेंट्स जो कर रहा है उसमें लोकल बैंक से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के कर्जे में डूबा हुआ है। और चूंकि डिक्टेटरशिप है, जब ये बबल फटेगा तो चाइना की सरकार जो है वो गिरफ्तारियां करेगी, बड़े बड़े बैंकों को नेशनलाइज कर लेगी, सब कुछ कर लेगी, कोई पूछने वाला होगा नहीं। तो डिक्टेटरशिप का ये फायदा होता है। भारत में डिक्टेटरशिप नहीं है। भारत एक मजबूत डेमोक्रेसी है। इसमें प्राइम मिनिस्टर को भी कोई लफंगा खड़ा होकर पनौती कह देता है। मैंने राहुल गांधी का पनौती वाला बयान मैंने देखा हूँ। फिर मैंने थोड़ा सोचने का कोशिश किया कि ये बयान उनने वो क्यों दिया। फिर किसी ने मुझको एक वीडियो भेजा। वर्ल्ड कप मैच का जो दिन फाइनल हो रहा था, प्रियंका गांधी तेलंगाना में भाषण दे रहा था और बोला कि 83 में जब वर्ल्ड कप जीता तब इंदिरा जी ने सबको साई में बुलाया था और आज इंदिरा जी का जन्मदिन है और वर्ल्ड कप भारत जीतेगा, लेकिन तो भारत हार गया। वो बात छुपाने के लिए कि गांधी फैमिली का जन्मदिन में कोई भी देश में शुभ काम नहीं हो सकता है, वो बात छुपाने के लिए राहुल गांधी पनौती वाला सबका व्यवहार कर रहे हैं। मेरा तो बीसीसीआई को रिक्वेस्ट है, आगे में जो दिन भी गांधी फैमिली का किसी का भी जन्मदिन होता है, वो दिन बड़ा मैच मत खिलाओ, गड़बड़ी हो जाएगा। उसका जवाब हमारे आसाम के सीएम ने बहुत खूबसूरती से दिया है। अजीज दोस्तों, थोड़ा मैं भारत की तरफ आऊँगा। भारत के अभी जो इलेक्शंस हुए 5 स्टेट में, उसमें ज़ाहिर
मिजोरम में तो किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि कोई और पार्टी वहाँ पे, बड़ी पार्टी आई मीन नेशनल लेवल की जो पार्टीज हैं बीजेपी कांग्रेस वो सब, उनका एक्सपेक्टेड नहीं था। एक नई पार्टी जो बनी थी अभी रिसेंट में उसने स्वीप कर लिया। तेलंगाना में भारत की बीजेपी को कोई ज़्यादा चांस नहीं था, और लेकिन फिर भी 14% वोट हासिल किए जो कि आज तक बीजेपी ने नहीं लिए। तो ये एक आगे की तरफ का रास्ता है। तेलंगाना में कांग्रेस ने केसीआर को हरा के अपसेट कह सकते हैं, जबकि बाकी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी ने बड़ी अच्छे मार्जिन से विक्ट्रियां ली हैं। अजीज दोस्तों, मुसलमान वोट का एक बड़ा मसला होता है, लेकिन इस बार भी ठीक है, हमने देखा कि तेलंगाना में आईएमएम ने शायद 6 सीटें ली हैं और बीजेपी ने शायद 7 या 8 सीटें ली हैं, लेकिन बीजेपी का टोटल वोट परसेंटेज था 14% और आईएमएम का वोट परसेंट शायद 6-7% था। इसके बावजूद सीटों में ज़्यादा फर्क नहीं, हालांकि बीजेपी ने आईएमएम से डबल वोट लिए हैं, लेकिन सीट शायद 1-2 ही ज़्यादा ली हैं। तो आईएमएम ने, अवैसी की पार्टी ने ज़ाहिर है सारे वोट मुस्लिम मेजॉरिटी सीटों से लिए हैं। तो ज़ाहिर है इन्होंने एक ऐसा मुस्लिम सोशल सिस्टम बनाया हुआ है कि एक मिसाल है कि आप देखते हैं कि कोई एक्स मुस्लिम है भारत में, उसकी बीवी ने इसको तलाक दे दी, उसके बच्चों ने उसको छोड़ दिया, उसके रिश्तेदार इवन अपने बच्चे उसको कत्ल करने के लिए ढूंढ रहे होते हैं, वो बेचारे को हाइडिंग में रहना पड़ता है। वसीम रिजवी आपके सामने मिसाल है, ऐसे कई मिसालें वहाँ पे। आजकल तो कई एक्स मुस्लिम आ गए, लेकिन उनके लिए ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। तो उस मुश्किल से बचने के लिए मुस्लिम अपने सोशल नेटवर्क से निकलने के लिए तैयार नहीं है। उस जो सोशल सिस्टम बनाया हुआ है इन्होंने, एक घेटो कह लें, एक चक्रव्यूह कह लें, कि उससे जो निकला उसका सोशल बाइकआउट, उस जिसने अवैसी या मुस्लिम कम्युनल लीडर्स की मुखालफत की, उनके अगेंस्ट चला, उसकी वो, तो इसलिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी इस इलेक्शन में बहुत फ़र्क पड़ा है। जैसे एक मिसाल ले लें कि बीजेपी ने तकरीबन 30% वोट मुसलमान कंस्टिट्यूंसी में हासिल किया है। छत्तीसगढ़ की 14 मुस्लिम डोमिनेटेड सीटों में से 12 बीजेपी जीती है। मध्य प्रदेश में 35 मुस्लिम डोमिनेटेड सीटों में से 29 जीती हैं। तो अजीज़ दोस्तों, इलेक्शन का रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड, मतलब कांग्रेस और लेफ्ट के मीडिया के लिए एक्सपेक्टेड लाइंस में नहीं था, लेकिन बहरहाल ये नया भारत है और चेंज हो रहा है, और इसमें हम समझते हैं कि मुसलमान भी अपना पॉजिटिव रोल इसमें बढ़ाएंगे। ये ज़रूरी है मुसलमानों के लिए भी और भारत के आम लोगों के लिए भी कि इसमें मुसलमान अपना पॉजिटिव रोल अदा कर सकें। अज़ीज़ दोस्तों, यहाँ पे मैं आपके सामने एक और चीज़ रखना चाहूँगा कि राहुल गांधी की डिविजिव पॉलिटिक्स है ना, वो नहीं चली। हालांकि आप ये देखें कि राहुल गांधी ने ये कहा है कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ मैंडेट को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, और हम कोशिश करेंगे कि हम रिबाउंड करें। लेकिन साथ ही शोषा छोड़ना ज़रूरी होता है कि नॉर्थ एंड साउथ, एक ने कहा कि वो टीएमसी पार्टी के एक ने कहा कि गौमूत्र स्टेट में बीजेपी जीतती है। मतलब ये ह्यूमिलिएटिंग, डिवाइडिंग नॉर्थ एंड साउथ। साउथ में बीजेपी इज़ नॉट वेलकम। साउथ में बीजेपी का अच्छा खासा कर्नाटका में वोट है, अब तेलंगाना में वोट नज़र आया, दूसरी एक स्टेट में बीजेपी की सरकार है, तो बढ़ रहा है, ठीक है ना। साउथ में एक इंडिपेंडेंस, भारत की इंडिपेंडेंस 1947 के बाद एक ही सिस्टम मुसलसल चल रहा था। कांग्रेस ने ऐसा सिस्टम रखा था कि वहाँ रीजनल पार्टीज़ को ईस्ट में वेस्ट बंगाल और साउथ में केरला, तमिलनाडु
वगैरह में एक रीजनल पार्टीज को इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड मिला हुआ था कि वो किसी को लैंग्वेज और दूसरे आधार पे वहाँ पे घुसने नहीं दे रहे थे। लेकिन बीजेपी आस्ते आस्ते बढ़ रही है। वाजपेयी जी ने एक बार कहा था कि इलेक्शन आते हैं जाते हैं, पार्टीज आती हैं जाती हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं जाते हैं, लेकिन भारत और भारत का आइडिया हमेशा रहेगा। इसको जहन में रख के आप पॉलिटिक्स करें। अजीज दोस्तों, अरफा खानम शेरवानी स्ट्रेटेजी की माहिर हैं। आपको याद होगी वो उनकी मशहूर वीडियो जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की है। यहाँ पर एक आम राय, कम से कम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कि एक आम राय इसको लेकर बने कि जब तक हम वो आइडियल सोसाइटी बन पाए जहां हमारी मजहबी पहचानों, हमारी मजहबी जो बिलीफ्स हैं, जो हमारे नारे हैं, उनको लेकर एक तरह की का एक्सेप्टेंस पैदा हो, तब तक हम एक इंक्लूसिव प्रोटेस्ट करें। और ये प्रोटेस्ट भी हमें उसी सोसाइटी की तरफ ले जा रहे हैं जहां हम सबको शामिल करेंगे। तो हम अपनी जो आइडियोलॉजी है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। फिर से मैं यहां पर इसको आई वांट टू रीट्रेट, यहां हम अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं। तो स्ट्रेटेजी चेंज कर रही है। तो अब इन्होंने इलेक्शन के बाद कहा है कि हिंदुत्व के नाम पे इलेक्शन की विक्ट्री हमें मंजूर नहीं है, सेक्युलर पॉलिटिक्स करनी होगी, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी ओपोजिशन को चेंज करनी होगी। ये वही अरफा खानम शेरवानी है कि जब केसीआर ने इलेक्शन में ये अनाउंस किया था कि हम मुसलमानों के लिए एक अलग से स्पेशल आईटी पार्क बनाएंगे, तो ये मुंह बंद करके चली गई थी, ये मर गई थी, चुप हो गई थी बिल्कुल। तो ना राना बोली ना ये बोली। अब इनको सेक्युलरिज्म कब याद आता है? जब वो मेडिकल उस पर भगवान की मूर्ति लगा दी जाती है तो इनको फौरन सेक्युलरिज्म याद आता है, तो शोर शराबा शुरू करते हैं। अब भारत के लोगों ने मैंडेट दिया है तो इसके बजाय, मतलब खाली अरफा की बात नहीं, हमने राजदीप को देखा है और ऐसे सारे इकोसिस्टम जो है जिनकी डांडे डोरियां कहीं से और से हिलती हैं, उसका रिएक्शन हमने इसमें देखा है। सिंपल सा मैं आपके सामने कहूँ ना तो ये खारगे साहब जो हैं कांग्रेस के, इन्होंने 20 सेकंड में ये चीज बता दी है। हमारे पार्टी में इंदिरा जैसी महान नेता अपनी जान कुर्बान की, राहुल गांधी जैसे नेता अपनी जान इस देश के एकता के लिए दी, और राजीव गांधी, माफ करना, ये राहुल गांधी, इन्होंने खुद ही कह दिया कि राहुल गांधी ने अपनी जान कुर्बान कर दी है। तो पॉलिटिकली राहुल गांधी की तकरीबन मौत हो गई है। एक चले हुए कारतूस को, एक फेल्ड कारतूस को, एक फेल्ड पॉलिटिशियन को मुसलसल कांग्रेस लॉन्च कर रही है। कांग्रेस रिवाइव कर सकती है उस वक्त जब डायनास्टिक पॉलिटिक्स से निकलेगी, नेहरू खानदान से निकलेगी। कांग्रेस में भी एक से एक महान ज्ञानी बैठा हुआ है ना भाई, लेकिन क्या करें ना, कहने को नाम प्रेसिडेंट इसका है खारगे का, लेकिन हर जगह राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चलती हैं, बिहाइंड द सीन सोनिया गांधी की चीज़ चलती है। तो जब तक आप खानदानी पॉलिटिक्स से निकलेंगे नहीं, फैमिली प्रॉपर्टी बना के रखेंगे कांग्रेस को, कांग्रेस का रिवाइवल बिल्कुल नहीं है। इस सिलसिले में मोदी जी ने जो करके दिखाया है भारत को, मतलब आप, मुझे कई लोग मैसेज करते हैं कि यार आपकी इस बात पे हमें बहुत गुस्सा आता है, आप मोदी के चमचे बनते हैं, लेकिन भाई साहब करके दिखा रहा है एक आदमी। 10 खामियां भी होंगी, इंसान है, भगवान नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से भारत को आगे लेके चल रहे हैं, इकोनॉमी में, डिप्लोमेसी में, पॉलिटिक्स में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, फॉरेन एम्प्लॉयमेंट में, हर चीज़ में। भाई आप ये देखें कि कोविड में भारत के लोग फंसे थे चाइना में, दुनिया के बड़े बड़े देश, अमेरिका, यूरोप अपने लोगों को इतनी तेजी से नहीं निकाल सका था जिस तरह मोदी जी ने निकाला था। इवन कई दूसरे देशों के लोगों को मोदी जी ने निकाला था। फिर रशिया यूक्रेन वार में, जहां कोई भारतीय मुश्किल में होता है, भारत का फॉरेन प्राइम मिनिस्टर
फौरन उसमें पर्सनली इंटरेस्ट लेते हैं। अभी जो कतर का वाला मामला है, आप मुझे बता दें डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में किसी ने जाकर डायरेक्ट अमीर कतर से बात की हो? तो भारत की सरकार, जो मोदी सरकार है, वो डायरेक्ट एक एक भारत के सदस्य को, नागरिक को अपना फैमिली मेंबर मानती है और इस हिसाब से ट्रीट करती है। तो इसलिए मैं मोदी की बात करता हूं, वरना मुझे क्या एक पैनी का कोई सपोर्ट नहीं है मोदी जी की तरफ से या भारत सरकार से या भारत की रॉ से या किसी से भी। मुझे जितनी सपोर्ट है आप लोगों से है। आम मेरी भारत की फैमिली जो है वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है, लेकिन कोई ये नहीं है कि मुझे कोई मोदी सरकार से कुछ सपोर्ट है। उल्टा मेरे लिए नेगेटिव हो जाता है कि मैं कैसे एक इतना, लेकिन मैं भारत का फायदा देख रहा हूं कि आप करंट मौजूदा भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप में मुझे दिखा दें कोई मोदी जैसा यार, जो भारत को इस तेजी से ऊपर लेके जा सके। मोदी जी ने अभी इलेक्शन में क्या कहा था? लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। तो बस इस किस्म की चीजें हैं, उनके ऊपर पता नहीं हिंदुत्व, एक्सट्रीमिज्म, ये वो। भाई मैं खुद कई मुसलमानों से सुन चुका हूं कि जितना काम मुसलमानों के लिए इस मोदी सरकार, योगी सरकार में हुआ है, इतना काम कहीं नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। तो मुझे भारत के लिए ये लीडर अच्छे लगते हैं तो मैं इनके बारे में बात करता हूं, वरना मुझे पर्सनली इसका नुकसान होता है, फायदा नहीं होता। तो अजीज दोस्तों, ये था मेरा आज का हिसाब किताब। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।